हेलो दोस्तों, मैं प्रेम कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिरर ऑफ एजुकेशन में। आज हम लोग क्लास 10 के इतिहास का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव्स में पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक ने, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन ने, ऑप्शन नंबर सी लेनिन ने तथा ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मेटरनिक ने। ठीक है, यानी कि वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? मेटरनिक ने की। अब इसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लीजिए। वियना सम्मेलन कब हुआ? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो ये जो वियना सम्मेलन है वो 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ वियना सम्मेलन। ठीक। दूसरा, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 प्रश्न को पढ़े। पहला, वियना सम्मेलन की मेज़बानी मेटरनिक ने की। दूसरा, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। तथा तीसरा, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब आइए बढ़ते हैं लोग अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें बोल रहा है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया? तो किस सम्मेलन में क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? उसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्योटो सम्मेलन, बी वीना सम्मेलन, सी रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, डी लॉसने सम्मेलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी लॉसने सम्मेलन, यानी कि लॉसने सम्मेलन में जर्मनी की जो क्षतिपूर्ति राशि थी उसको कम कर दी गई। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो अमेरिका के अंदर न्यू डील को लागू करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम लिंकन, बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, सी बराक ओबामा, डी निक्सन है। कौन है? तो अमेरिका में न्यू डील लागू करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। अब आइए अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? पहला ऑप्शन फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। तो हिगेल जो है वो जर्मनी का दार्शनिक था। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? तो हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना तथा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा जो सही उत्तर है वो होगा राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो वियना कांग्रेस था उसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। और इसी राजतंत्र को यानी कि पुनः स्थापित करने के लिए जो वियना कांग्रेस है उसने बुर्बो वंश की भी पुनर्स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। 6 में बोल रहा है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए रोम का, बी चीन का, सी यूनान का, डी मिस्र का। तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा, यूनान का। जो सिकंदर था वो कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1804 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में, ऑप्शन नंबर डी 1817 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1789 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान सुनिएगा, ये जेना नहीं है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया है, यहाँ पे है येना विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो है वो होगा येना विश्वविद्यालय। यहाँ पे इसको काट लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए येना विश्वविद्यालय। ठीक है, येना विश्वविद्यालय। येना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन इटली में, दूसरा जर्मनी में, तीसरा रूस में, चौथा ग्रेट ब्रिटेन में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी में। किसमें? जर्मनी में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो कि येना विश्वविद्यालय था वो कहाँ स्थित है? वो है जर्मनी में। ठीक है,
अब आइए हम लोग बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, संख्या 9। कोसूत का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी पोलैंड, डी हंगरी। तो ध्यान सुनिएगा, जो कोसूत था उसका संबंध हंगरी से था। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है? सही आंसर है, सही उत्तर है। ठीक है, तो कोसूत का संबंध किस देश से था? तो कोसूत का संबंध हंगरी से था। कोसूत एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो कि फ्रांसीसी डीक के साथ मिलकर क्या करते थे? क्रांति करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10 में बोल रहा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ध्यान सुनिएगा, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, बी पश्चिमी एशिया, सी यूरोप, डी अंटार्कटिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी यूरोप। इटली और जर्मनी अभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। इसमें बोल रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फिर से सुनिएगा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पहला हैप्सबर्ग, दूसरा जारशाही, तीसरा बुर्बो वंश, चौथा इनमें से कोई नहीं। कमॉन, इसका तो आंसर आप दे सकते हैं क्योंकि इसका आंसर पीछे ही 2-3 क्वेश्चनों में दिया जा चुका है। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बुर्बो वंश। क्या होगा? बुर्बो वंश। जो वियना कांग्रेस था उसने बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की थी। क्यों पुनर्स्थापना की थी बुर्बो वंश की? क्योंकि वो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ से वियना कांग्रेस से रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चन देख लोग। एक कि वियना कांग्रेस ने बुर्बो वंश की स्थापना की थी और वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की तरफ। इसमें बोल रहा है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? पहला लाल सेना, दूसरा कार्बोनरी, तीसरा फिलिक हैंटारिया, चौथा डाइट। तो यहाँ पर देखिएगा, मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनरी से था। यहाँ पे जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अब आइए आगे बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13। इसमें बोल रहा है एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? पहला इंग्लैंड, दूसरा रूस, तीसरा ऑस्ट्रिया, चौथा प्रसा। तो इसमें से जो ऑस्ट्रिया है ये हम लोग का सही उत्तर है, यानी कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? पहला सेनापति, दूसरा फ्रांस में राजपूत, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका जो सही अंतर है, जो इसका सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री। यानी कि जो काउंट कावूर था, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं लोग, प्रश्न संख्या 15। बोल रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पहला किसान, दूसरा नाविक, तीसरा जमींदार, चौथा सिपाही। तो ये हम सभी को मालूम है, गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 16। इसमें दे रखा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लुई 16वां, बी लुई 18वां, सी बिस्मार्क तथा डी नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर वो होगा ऑप्शन नंबर डी नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वही हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 17 की तरफ देखते हैं लोग। 17 में दे रखा है जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों की, बी पादरी एवं सामंतों की, सी विद्वानों की तथा डी व्यापारियों की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी व्यापारियों की। जो जाल्वेरिन है वो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, जो कि जर्मनी के व्यापारियों ने, जिसको किसने बनाए थे? जर्मनी के व्यापारियों ने प्रसा के नेतृत्व में, ठीक है, प्रसा के नेतृत्व में बनाए थे। और ये जो जलवेरिन संस्था है ये कब बनी थी? तो ये 1834 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1834 ईस्वी में बनी थी। और किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये प्रसा के नेतृत्व में बनी थी। किसके नेतृत्व में बनी थी? प्रसा के नेतृत्व में बनी थी। किसने बनाया था? तो जर्मन व्यापारियों ने बनाया था। किसने बनाया था? तो जर्मन व्यापारियों ने बनाया था। जर्मन व्यापारियों ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? जर्मन व्यापारियों ने बनाया था। तो यहाँ से हम लोग को 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहला, जलवेरिन जर्मन व्यापारियों के द्वारा बनाई गई संस्था थी, तो जाहिर सी बात है व्यापारियों के द्वारा बनाई जा रही है तो व्यापारियों की ही संस्था होगी। दूसरा, ये बनी कब थी? तो 1834 ईस्वी में बनी थी। तीसरा, ये किसके नेतृत्व में बनी थी? तो ये प्रसा के नेतृत्व में बनी थी। ठीक है, फिर से ध्यान सुन लीजिएगा, ये याद ही कर लीजिएगा। जलवेरिन जो है वो 1834 ईस्वी में बनी प्रसा के नेतृत्व में, और इसको बनाने वाले कौन थे? तो जर्मन के व्यापारी थे। इसलिए ये किसके लिए बनी थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 18 इसमें बोल रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है वो किसने किया, ये क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेजिनी, बी बिस्मार्क, सी हिटलर या डी इनमें से सभी। तो जो रक्त एवं लौह की जो नीति है उसका अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सेकेंड लास्ट प्रश्न इस सेक्शन का, प्रश्न संख्या 19 बोल रहा है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? पहला 1864 ईस्वी में, दूसरा 1866 ईस्वी में, तीसरा 1870 ईस्वी में और चौथा 1871 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी और जो कि किसके किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी फ्रांस एवं प्रसा के बीच में। किसके बीच में हुई थी? फ्रांस एवं प्रसा के बीच में। ध्यान सुनिएगा, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हुई थी फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 20 में बोल रहा है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर। इसका जो उत्तर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ये जो नेपल्स की क्रांति थी, ये नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में हुई थी और यहाँ पे 1821 ईस्वी कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर होता है समाप्त। कुछ और ऑब्जेक्टिव्स के बने बाद रहिएगा हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।